brought to you by Infinix. किलर डील्स ऑन इन्फिनिक्स स्मार्टफोन सितंबर 11 से सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। मजेदार शोज और चौकस किस्से अब ऑडियो फॉर्मेट में भी मिलेंगे। कहां? लल्लन टॉप बाजा पर। कुछ लल्लन टॉप सुनते हैं तो डाउनलोड कीजिए दी लल्लन टॉप ऐप। अब आज के शो की झलकियां। चीन में माओ गिरफ्तार, वो भी देह व्यापार के आरोप में। आप कहेंगे माओ की मौत तो 40 साल पहले हो गई थी, अब ये नया किस्सा क्या है, आगे बताएंगे। फिर बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस ने शुरुआत में यूक्रेन के जितने इलाकों पर कब्जा किया था वे सब उससे छिनते जा रहे हैं। इसी के साथ रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत की बू भी उठने लगी है। क्या पुतिन का दौर बीतने वाला है? अब उनके सपने का क्या होगा? और अंत में बात करेंगे एक रिपोर्ट की जो पूरी इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। क्या आप आज के दौर में गुलामी की कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन इस दुनिया में इस समय 5 करोड़ से अधिक लोग गुलामों वाला जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। क्या है पूरी कहानी, सब विस्तार से बताएंगे। पहले परिचय की रवायत पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा आपको कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंचिए। सूचना समाप्त, अब मुद्दे की बात। पहले चीन की कहानी, जहां पर पुलिस ने माओ जेडोंग को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये माओ वो वाला माओ नहीं है, ये एक एक्टर है जिसने पर्दे पर माओ के किरदार को निभाया था। एक्टर का नाम है ली यीफेंग। साल 2007 की बात है। चीन में माय हीरो कॉन्टेस्ट नाम से एक टैलेंट हंट का आयोजन हुआ। इसमें ऐसे नौसिखिए नौजवानों की तलाश की जा रही थी जिनके अंदर भविष्य में स्टार बनने की काबिलियत हो। इन नौजवानों के पास स्टेज पर परफॉर्म करने का कोई पुराना अनुभव नहीं था, इसलिए ये भी देखा जा रहा था कि वो अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को कितना झेल सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट में एक लड़का ऐसा भी था जो फाइनल राउंड में पहुंचने से पहले ही बाहर हो गया, लेकिन उसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। कंपटीशन में 8वें नंबर पर रहने के बावजूद उसे अंत में मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट का अवार्ड दिया गया था। वो लड़का 20 साल का ली यीफेंग था। ली ने इस लोकप्रियता का भरपूर फायदा उठाया। उसने गायकी में हाथ आजमाया, उसके एल्बम चलने लगे। कुछ समय बाद उसने एक्टिंग शुरू की। धीरे धीरे लोग ली को पसंद करने लगे। उसकी कई फिल्मों और टीवी सीरीज ने कमाई और व्यूअरशिप के रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। फिर 2021 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल पूरे हुए। इस मौके पर सरकार ने पार्टी के इतिहास से जुड़ी फिल्में बताने वाले को सपोर्ट दिया। इसी प्रोग्राम के तहत जुलाई में एक फिल्म रिलीज हुई, द पायनियर। ये फिल्म ली ताचाओ की जिंदगी पर बेस्ड थी। ताचाओ CCP के संस्थापकों में से एक थे। नवंबर 1927 में उन्हें मौत की सजा दी गई थी। कहा जाता है कि ताचाओ माओ जेडोंग के जीवन पर सबसे अधिक असर डालने वाले लोगों में से थे। पायनियर में ताचाओ के जीवन और माओ पर उनके प्रभाव को दिखाया गया था। इस फिल्म में माओ जेडोंग की भूमिका ली यीफेंग ने निभाई थी। चीन में माओ को अद्वितीय नेता के तौर पर देखा जाता था। इस लिहाज से उस किरदार को निभाना यीफेंग के करियर का सबसे बड़ा हासिल था। इससे ली की पॉपुलैरिटी और बढ़ी। वो चीन के सबसे दिग्गज सितारों की लिस्ट में शामिल हो गए। वो फोर्ब्स मैगजीन की सबसे प्रभावशाली चीनी स्टार्स की लिस्ट में भी शामिल हुए। ली की मशहूरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चाइनीज सोशल मीडिया साइट सिना वीवो पर उनके 6 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। जब तक ली को गिरफ्तार नहीं किया गया था तब तक उनके पास 10 से अधिक टॉप ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे। गिरफ्तारी के बाद उनके पास अपनी नियति का इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। अब आपको बताते हैं कि ली को गिरफ्तार क्यों किया गया। दरअसल उनके ऊपर सेक्स वर्कर्स के पास जाने और देह व्यापार को बढ़ावा देने का आरोप है। चीन में सेक्स वर्क गैर कानूनी है। 11 सितंबर को चाइना डेली ने ली की गिरफ्तारी की पुष्टि की। इससे पहले ली को सरकारी आयोजनों से हटाया जाने लगा था। तभी से ये चर्चा चलने लगी थी कि उनके ऊपर मुश्किल आने वाली है। ली की तरफ से बयान जारी हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हालांकि गिरफ्तारी की पुष्टि होने के बाद बयान को वापस ले लिया गया। कई कंपनियों ने ली को अपने प्रमोशनल एम्बेसडर के रोल से हटा दिया है।
चीनी सोशल मीडिया साइट्स पर भी ली की खासी लानत मलानत हो रही है। लोगों का कहना है कि ली ने उनके भरोसे को तोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में ली को और भी झटके मिल सकते हैं। चीन में देह व्यापार गैर कानूनी है, इसके बावजूद अवैध सेक्स वर्क पर लगाम नहीं लग सकी है। 6 स्टोन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में हर 100 में से 17 चीनी पुरुष कभी ना कभी किसी सेक्स वर्कर के पास गए थे। 1949 की अक्टूबर क्रांति के बाद से चीन में देह व्यापार को खत्म करने की कवायद चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी मानती है कि सेक्स वर्क 1949 से पहले वाले चीन का प्रतीक है। वे उनकी सत्ता के दुश्मन हैं। 2005 में हू जुनताओ की सरकार में सेक्स वर्क करने या उसमें किसी तरह से शामिल होने वालों के लिए 15 दिनों की हिरासत और लगभग 60,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया था। ये सजा अधिकतम है, इसलिए सरकारी एजेंसियां कभी भी बहुत जोर शोर से इसके खिलाफ अभियान नहीं चलाती। इतना जरूर होता है कि कुछ महीनों के अंतराल में किसी बड़ी शख्सियत को माकूल सजा देकर सख्ती का संदेश देने की कोशिश की जाती है। ली युफेंग की गिरफ्तारी को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। ली की गिरफ्तारी में क्या सबक छिपा है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल चीनी सरकार अपने सेलिब्रिटीज से उम्मीद करती है वे निजी और पब्लिक लाइफ में नैतिकता से भरा जीवन जिएंगे। उन्हें दागहीन जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सितंबर 2021 में सरकार ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ताकीद की थी कि वे इस बारे में स्टार्स को जागरूक करें। वे ऐसा कुछ भी ना करें जिससे उनके दामन पर एक भी दाग लगे। वैसे ली युफेंग इस तरह के मामले में फंसने वाले पहले चीनी सेलिब्रिटी नहीं हैं। इससे पहले भी उनकी बिरादरी के कई लोग सजा झेल चुके हैं। इस तरह के मामलों में दोषी साबित होने के बाद कई सितारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो चुके हैं। उनके काम को भी बड़े प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। जानकारों का कहना है ली युफेंग के स्टार बने रहने की संभावना शून्य हो चुकी है। आपने रियल लाइफ के माओ की कहानी सुनी, अब रियल लाइफ माओ की कहानी भी सुन लीजिए। अय्याशी में माओ जेडोंग का कोई सानी नहीं था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, हमबस्तर होने वाली महिलाओं की उम्र घटती गई। माओ के पर्सनल डॉक्टर ने अपनी किताब में लिखा है, माओ यौन बीमारी फैलाता था। ऐसी कई लड़कियों का मैंने इलाज किया था। उन्हें माओ से ये बीमारी लेकर गर्व महसूस होता था। एक बार मैंने माओ को कहा कि वो कोई दवा लें ताकि उनकी बीमारी किसी को ना हो। इस पर माओ ने कहा, जब तक इस बीमारी से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती ये मायने नहीं रखता, तुम इतना क्यों उछल रहे हो। चीन का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब चलते हैं रूस यूक्रेन युद्ध ने दोहरा शतक लगा दिया है। ये अब भी जारी है। शुरुआती लड़ाई में रूस जीतता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब कहानी कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा रूस से वापस छीन लिया है। 12 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनकी सेना ने लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर फिर से अधिकार जमा लिया है। इन दावों की अभी पुष्टि होनी बाकी है, क्योंकि लड़ाई के मोर्चों तक पत्रकारों को जाने की अनुमति नहीं है और जब तक किसी स्वतंत्र सोर्स से इसकी पुष्टि ना हो, यकीन करना मुश्किल होता है। दरअसल युद्ध के समय में एक देश दूसरे देश का मनोबल कम करने के लिए ऐसा करता रहता है। रूस यूक्रेन युद्ध से और क्या क्या अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं। रूस ने यूक्रेन के इज़ियम और कुपियांस्क से पीछे हटने की पुष्टि खुद की है। कुपियांस्क रूस की सेना के अहम सप्लाई रूट पर पड़ता है। वहीं इज़ियम पर कब्जे के लिए रूस ने महीने भर तक लड़ाई की थी। इन दोनों जगहों से रूस के पीछे हटने को पुतिन की बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। रूस का तर्क है कि वो अपने सैनिकों को जमा रहा है। उसका दावा है कि उसकी सेनाएं अब लुहांस्क और दोनेत्स्क पर फोकस करेंगी। इन दोनों इलाकों को फरवरी 2022 में पुतिन ने अलग से मान्यता दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी सेना को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया था। यूक्रेन के तकरीबन 20% हिस्से पर अभी भी रूस का नियंत्रण है, लेकिन जिस रफ्तार से यूक्रेनी सैनिक वापसी कर रहे हैं, ये स्थिति बहुत जल्द बदल सकती है। यूक्रेन की बढ़त के बीच रूस का माहौल क्या है, ये भी आपको बताते हैं। रूस की सरकारी मीडिया ने पहली बार ये स्वीकारा है कि रूसी सेना को पहली बार मुश्किल का सामना करना पड़ा है। आमतौर पर सरकारी मीडिया में राष्ट्रपति पुतिन और सेना का गुणगान होता रहा है, लेकिन 11 सितंबर को नजारा बदला हुआ था। इस प्रोग्राम में कहा गया कि यूक्रेन की लड़ाई का सबसे मुश्किल हफ्ता रहा। इसके अलावा भी कई ब्लॉगर्स और मिलिट्री एनालिस्ट ने सेना की आलोचना की है। इससे पहले चेचेन रिपब्लिक के मुखिया और पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने भी रूसी सेना के खिलाफ बयान दिया था। टेलीग्राम पर भेजे एक मैसेज में कादिरोव ने कहा था कि बहुत कुछ प्लान के अनुसार नहीं हो रहा है।
कादिरोव ने यह भी कहा था, अगर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में जल्दी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया तो मुझे राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें सच बताना होगा। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन ये साफ है कि जमीन पर कई गलतियां हुई हैं। कादिरोव के बयान से ये साफ है कि रूस की लीडरशिप के सामने बड़ा संकट आ चुका है। उन्हें यूक्रेन के जवाबी हमले ने बदहवास कर दिया है। रूस में पुतिन को हमेशा एक विजेता के तौर पर देखा गया है। माना जाता है कि पुतिन के पास हर मुश्किल का इलाज है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से ये छवि बदल गई है। पुतिन अपने कार्यकाल में संभवतः पहली बार दलदल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो उससे उबर पाएंगे? यही आने वाले समय में रूस और खुद उनका भविष्य तय करेगा। यूक्रेन के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं बड़ी खबर के आखिरी हिस्से की तरफ। एक दफा महात्मा गांधी ने कहा था, The moment the slave resolves that he will no longer be a slave, his fetters fall. Freedom and slavery are mental states. जिस क्षण एक गुलाम ये निश्चय कर लेता है वो अब गुलाम नहीं रहेगा, उसकी बेड़ियां उसी वक्त गिर जाती हैं। आज़ादी और गुलामी मानसिक अवस्थाएं हैं। अगर महात्मा गांधी आज जिंदा होते तो यूएन की नई रिपोर्ट देखकर और भी कुछ कहते। क्या है इस रिपोर्ट में? यूएन की नई रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 5 करोड़ से अधिक लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और वॉक फ्री, इन तीनों ने मिलकर तैयार की है। क्या कहती है ये रिपोर्ट? रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोग आधुनिक गुलामी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। ये लोग या तो बंधुआ मजदूरी में धकेल दिए गए हैं या उनकी जबरन शादी करवा दी गई। हर 4 लोगों में से एक बच्चा है। इसके अलावा 54% महिलाएं हैं। 2 करोड़ 70 लाख लोगों से जबरन मजदूरी करवाई जा रही है, जबकि 2 करोड़ 20 लाख लोगों की जबरन शादी कराई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 के अंत तक बंधुआ मजदूरों की संख्या 2 करोड़ 80 लाख थी, जो पिछले सालों में बहुत बढ़ी है। लोगों से जबरन मजदूरी के अधिकांश मामले प्राइवेट सेक्टर से हैं। इसमें कृषि, निर्माण और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग शामिल हैं। ऐसी मजदूरी में फंसे लोगों की संख्या 86% है। बाकी बचे 14% मामले ऐसे हैं जिनमें सरकार की मिलीभगत है। इसके अलावा 60 लाख से अधिक महिलाओं और लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया गया है। जबरन शादी के 85% से अधिक मामलों में परिवार का दबाव था। अधिकांश मामले एशिया और अरब देशों से सामने आए हैं। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।